हेलो। हेलो। ओके। आज का जो नया सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा सामाजिक गतिशीलता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर देखा जाए सोशल मोबिलिटी। थोड़ा सा इसको समझना, मैं थोड़ा इसको पढ़ाने से पहले आपको एक चीज ये बता दे रहा हूँ कि गतिशीलता होती क्या है। अगर इसको दो भागों में बांट के देखता हूँ कि ये होता क्या है, तो एक मैं आपको यहां पर लिख सकता हूं समाज, और दूसरा जो मैं आपको बता सकता हूं गतिशीलता। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम गति करना भी बोल सकते हैं। जब एक व्यक्ति किसी एक समाज से दूसरे समाज में गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहलाते हैं। ये वाली बात क्लियर है? यानी जब हम किसी एक समाज या समूह, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल ये वाली बात दी है कि गति करना क्या होता है। मैं आपको यहां पर दूसरे वे में भी एक बार और समझा दे रहा हूं। मान लीजिए अगर हम समाज के एक पद से जा रहे हैं, अगर इसकी जगह वो कहता है कि समूह के एक पद से, अगर वो ये वाली बात करता है समाज के एक स्तर से, समझिए जब हम किसी दूसरे वाले में जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। बस दूसरे, सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। क्लियर है यहां तक? इससे पहले मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि आप इनको थोड़ा सा ढंग से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण क्या होता है, समझना इसको। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था स्तरीकरण क्या होता है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, गतिशीलता की बात कर रहे हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको इनसे कॉन्सेप्ट से आएगा, वो एक एग्जांपल बना के देगा जो मैं आपको ज्यादा मोस्टली बताता रहता हूं। एक रिक्शा चालक का बेटा अच्छी से मेहनत करके आईएएस बन जाता है, तो बस आपको इन तीनों को समझना। समझना कैसे, थोड़ा सा आप समझिए। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि सामाजिकरण का, अगर मैं आप लोगों को शाब्दिक अर्थ बताऊं कि किसी दूसरे समाज को या किसी और समाज को अपनाना, वो हमारा क्या कहला रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर यहीं पर मैं आप लोगों से ये वाली बात बोलूं, समाज को विभिन्न स्तरों या वर्गों में बांटना, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं किसी एक समाज से दूसरे समाज में जाना, अब इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। कोई डाउट है इसमें? अगर वो आपसे एक एग्जांपल ऐसा देता है कि मान लीजिए एक आदिवासी लड़का है, एक समाज से निकलकर किसी दूसरे आदिवासी समाज में चला जाता है और वहां के रीति रिवाज कायदे कानून को अपने व्यवहार में ढाल लेता है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या होगा, सामाजिकरण हो रहा है। क्योंकि आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे समाज में आता है और उस समाज को अपने बिहेवियर में डाल लेता है, वो क्या कहलाता है, हमारा। अब मैंने आपको यहां पर एक चीज और बताई थी कि जब भी हम गतिशीलता की बात करेंगे तो यहां पर एक और चीज और आएगी, पोजीशन की बात। तो किसकी बात होगी,
स्तर की बात होगी जब आप किसी एक स्तर से किसी दूसरे में जाएंगे। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर जब आदिवासी एक समाज से निकल के दूसरे समाज में जा रहा है तो उसको गतिशीलता क्यों नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर इसकी बात नहीं हो रही है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही, क्लियर है? अगर वो इस तरीके की बात है समाज को विभिन्न वर्गों में बांटना, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और गतिशीलता का किसी एक समाज से किसी दूसरे समाज में चले जाना, वो हमारा गतिशीलता कहलाता है। क्लियर बात है? जैसे मैंने यहां पर बताया था गति करना जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो मैंने आपको यहां पर ये वाली बात बताई, ये इनको आपको थोड़ा सा समझना है। जरूरी नहीं है कि किसी एक समाज से, एक पद से, या समूह के पद से, या समाज के किसी एक स्तर से, कुछ भी हो सकता है। जाएगा वो दूसरे में, वो हमारा क्या कहलाएगा? गतिशीलता कहलाएगा। जब किसी समाज को हम अपनाएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा सामाजिकरण कहलाएगा। और जब हम समाज को बांट देंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? नोट डाउन कर लिए? हो गया? आगे चले? नोट डाउन हो गया? ये थोड़ा सा आप समझना है। अभी एमएड के पेपर चल रहे हैं, एमएड के और शायद एमए एजुकेशन के पेपर चल रहे हैं। तो एमएड जो भी आपका सीटेट का पेपर बनता है वो एमएड, और यूपी टेट का सीडीपी का पेपर बनता है, या किसी का भी सीडीपी का पेपर बनता है, एमएड के, एमए एजुकेशन के और एमए साइकोलॉजी के, इनसे पेपर बनता है। और किसी से पेपर बनता है, वो नया क्वेश्चन नहीं बनते। तो लास्ट में जो अभी जो कल पेपर हुआ, परसों पेपर हुआ, कल या परसों पेपर हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जब एक रिक्शा चालक का बेटा, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, उन्होंने सिर्फ वहां पर एक मेहनत के दम पर आईएएस बन जाता है, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? गतिशीलता कर रहा है। बस ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन वहीं से उठाए जाएंगे। मतलब आपने सोचा कि मान लीजिए आप प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं, आप किसके लगाएंगे? सीटेट के लगाएंगे, ज्यादा मोस्टली किसके लगाएंगे? यूपी टेट के। लेकिन ना, वो क्वेश्चन कहां से उठाएगा? वो वहां से उठाएगा, वो साइकोलॉजी पीजीटी का एग्जाम होता है, वहां से ले लेगा क्वेश्चन। एमए एजुकेशन पीजीटी का एग्जाम होता है, वहां से ले लेगा। अभी एमएड के पेपर चले, सीडीपी आ रही है पूरी, वहां से ले लेगा। अब आप उनको प्रैक्टिस सर थोड़ी ना लगा रहे, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अभी अभी मैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ाऊंगा, एक्शन रिसर्च, जो बहुत आता है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो कल के क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो बड़ा घुमा के पूछा है। लेकिन जब क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे तो दो चीजें याद रखनी है, या तो तत्काल समस्या आएगी या शिक्षा और स्कूल शब्द आएगा। जब भी क्रियात्मक अनुसंधान आएगा सीटेट में कंपलसरी एक आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अध्यापक कब करता है? तो सिर्फ आपको तीन शब्द याद रखने, स्कूल या क्लास या शिक्षा कि ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम होती है उसका समाधान करने के लिए, तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। तो बस इतना याद रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी मिल जाए। अब ये मान लीजिए मैंने आपको इनको डिटेल में पढ़ाया, लेकिन मैंने इनको एक लाइन में भी तो आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल में पूरा ना पता हो, कि अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है, राइट आंसर लगा देंगे। अब मान लीजिए पूछ रहा है वो गतिशीलता से लगा रहे आप स्तरीकरण के, स्तरीकरण का इतना तो पता है कि समाज को विभिन्न वर्गों में बांट रहे हैं ना। रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बन रहा है, समाज को बांट रहा है? किसी समाज को अपना रहा है? नहीं, गरीब था अब अमीर हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए पूजा नाम की लड़की है, वो आज गरीब है, कल उसकी लॉटरी निकल आती है, वो किस श्रेणी में आ जाती है? अमीर की श्रेणी में आ जाती है। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? क्या हुआ? समाज बांट दी इसने, पूजा नाम की लड़की समाज बांट दी। पहले गरीब समाज में रहती थी, आज करोड़पति बन गई, किस समाज में पहुंच गई है? गतिशीलता में। कैसे? समाज को बांटना स्तरीकरण कहलाता है, किसी को अपने व्यवहार में डालना समाजीकरण कहलाता है। एक से दूसरे में चले जाना किस में आएगा? एक बिजनेसमैन है, अपने बायजू का नाम सुना है? बायजू ऐप जो एजुकेशन ऐप है, घाटे में चल रहा है, पूरी तरह से बंद हो गया है। 2019 में जाने कितने बिलियन डॉलर की थी, आज वो घाटे में चली है। उस टाइम वो एक अच्छे नंबर पर थी, आज बिल्कुल डाउनफॉल में चल रही है। क्या हुआ? जरूरी ये नहीं कि अपने से उच्च में जाए, उच्च से निम्न में भी आ सकता है, जिसको हम अधोक्रम गतिशीलता बोलते हैं। आगे चले, अब डालिए, लिख लो थोड़ा सा, लिखो। साथ ही साथ लिखते चलना। गतिशीलता से तात्पर्य जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में
चला जाता है। क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, कहना क्या चाह रहा। अब समझते हैं प्रकार इसके। गतिशीलता के प्रकार। देखो, अगर आपसे ये वाली बात पूछता कि मुख्य रूप से गतिशीलता कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताने 2 प्रकार की हो रही है। वैसे ऑल ओवर कई प्रकार की हो सकती है, तो आपको दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूं। अगर वो आपसे ये पूछता कि मुख्य रूप से, तो आपको कितने प्रकार की बतानी है? तो आपको 2 प्रकार की बतानी है। एक बतानी है क्षैतिज गतिशीलता, और दूसरी बतानी है ऊर्ध्व गतिशीलता। जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मोबिलिटी, और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल मोबिलिटी। अगर मुख्य शब्द लग जाता तो आप कितने प्रकार की बता देंगे? 2 प्रकार की होती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक होती है क्षैतिज गतिशीलता, इधर आप लिख सकते हैं। दूसरी ऊर्ध्व को हम उच्च भी बोल सकते हैं। एक होती है अधोक्रम, और एक होती है जिसको हम उपक्रम भी बोलते हैं। ठीक है। अगर इसमें से आपसे ये बोल लीजिए कि कौन सी गतिशीलता नकारात्मक गतिशीलता हो सकती है, नेगेटिव, नेगेटिव कौन सी हो सकती है? नेगेटिव, नेगेटिव कौन सी हो सकती है? कुछ आइडिया? थोड़ा सा लेंथी वे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टेड पढ़ाएंगे। अगर आपसे बोले नेगेटिव गतिशीलता कौन सी कहलाती है, तो आपको कौन सी बतानी है? अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि पॉजिटिव गतिशीलता किसे कहते हैं, तो कौन सी हो सकती है पॉजिटिव? पॉजिटिव कौन सी हो सकती है? जी सर, ऊर्ध्व पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सी कहलाएगी हमारी? इसको लगा दे या इसको लगा दे? पॉजिटिव कौन सी लगा दे? क्षैतिज लगा दे या दोनों को लगा दे? बताएं कौन सी हो सकती है? देखो, इसको हमें क्या बोलना है? पॉजिटिव। क्षैतिज गतिशीलता का दूसरा जो नाम होता है वो कौन सा होता है? तो आपको बता देना, क्षैतिज गतिशीलता का दूसरा नाम क्या होता है? उपक्रम, यानी समान स्तर की बात करती। अब थोड़ा इनको समझना। अगर वो ये वाली बात बोलता है कि जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में समान पद पर, समान स्टेज पर जा रहा है, तो वो कौन सी गतिशीलता कहलाएगी? तो आपको बता देना है समान स्तर पर। अगर मान लीजिए आप प्राथमिक विद्यालय में अलीगढ़ में कार्यरत है और आपका ट्रांसफर होकर हाथरस प्राथमिक विद्यालय में ट्रांसफर हो जाता है और उसमें आप कार्यरत हो जाते हैं, तो कौन सी गतिशीलता के अंतर्गत आएंगे? अलीगढ़ समाज से हाथरस समाज में चले गए, पोजीशन चेंज हुई? नहीं चेंज हुई ना। आगरा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ट्रांसफर होकर मेरठ विश्वविद्यालय में कुलपति बन जाता है, कौन सी गतिशीलता कहलाएगी? उच्च, क्योंकि प्रोफेसर तब क्या बन गया? वाइस चांसलर बन गया। जब बात यहां पर यह कि समान से उच्च, समान से उच्च स्तर पर जाए, तो वो कौन सी गतिशीलता कहलाएगी? अब
एक और आप इसको समझना, मान लीजिए जब समान स्तर से निम्न स्तर पर आ जाए, तो वो कौन सी कहलाएगी? अधोक्रम। और उपक्रम गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता का दूसरा रूप माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस में घाटा हो जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है, तो वो अपने से नीचे वाले में आ जाएगा। अभी मान लीजिए हमने एक एग्जांपल आप लोगों ने सुना भी, देखा भी होगा। मान लीजिए अगर एक लिस्ट जारी होती है कि सबसे ज्यादा पैसे वाले यानी अरबपति व्यक्तियों की, अरबपति व्यक्तियों की बात हो रही है। अगर मान लीजिए लिस्ट जारी होती है 2023 में, जिस व्यक्ति की पोजीशन 4 थी, वो 2024 में उस व्यक्ति की पोजीशन कौन सी होगी? 10वीं होगी। कौन सी गतिशीलता के अंतर्गत आएगा? अधोक्रम के अंतर्गत आएगा। और जो 4 में से खिसक कर दूसरी पर पहुंच गया, वो कौन सी में आएगा? कौन सी पॉजिटिव है? पॉजिटिव। और मान लीजिए हम 23 में भी 4 में थे और भैया यहां पर भी 4 में, वो कौन सी कहलाए? बस इतना समझना। और मैं यहां पर आपको यही वाली बात समझा रहा था कि जब भी यहां पर बात होगी तो किसकी होगी। और ये स्तर जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वंशानुक्रम को छोड़कर, जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, पूरा का पूरा समाज है। अच्छा, इस क्लास को भी समाज कह सकते हैं, वातावरण को भी समाज कह सकते हैं, परिवार को भी समाज कहते हैं। और जब एक समाज से किसी दूसरे समाज में जाएंगे तो वो हमारा क्या कहला रहा है? और ये सेम यही तो कह रहा है। और यही वाली बात मैंने यहां पर लिखी है, समझ रहे हैं? नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? आगे चले? हो गया? सेम है, दिखा तो बिल्कुल सेम है, लिखा तो है सेम है उपक्रम। ये ऐसा होता नहीं जैसे आपने सुना सहयोगी, मान लीजिए सहयोगी, जैसे कभी कभी आपको अगर देखा जाए, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं और आप अकेले आप आए, आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं चलो मेरे साथ थोड़े, कंपनी बन जाएगी। ऐसे ही जो सहयोगी होते हैं कि ठीक है चलो मैं अपना कारोबार कर रहा हूं और मेरे साथ में आप आ जाओ, मैं भी आपका नाम डलवा दे रहा हूं। अब उनको कोई नया तो चीज मिली नहीं, तो उन्होंने बोला चलो क्षैतिज को ही मैं दूसरा नाम दे दे रहा हूं, उपक्रम। अब बाकी सेम डिक्टो वही वाली डेफिनेशन है, ये वाली बात कहलाती है। आगे चले, अब डालिए पहली हेडिंग आप, क्षैतिज गतिशीलता। अगर मुख्य रूप से पूछे कितने प्रकार की गतिशीलता होती है, मुख्य रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्व, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर है? अब लिखिए पहले डालिए क्षैतिज गतिशीलता। लिखो, इस गतिशीलता में जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में समान पद पर, कोष्टक में बंद कर लेना, समान पद पर चला जाता है। अगर हम इसके जैसे की बात करें, किसी प्राथमिक विद्यालय के
टीचर का ट्रांसफर होकर दूसरे प्राथमिक विद्यालय में टीचर के पद पर चला जाता। कौन सी गतिशीलता कहलाती है? सेम कंडीशन है, प्राथमिक विद्यालय से टीचर ट्रांसफर कर दूसरे प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है, वो कौन सी कंडीशन कहलाती है? हमारी सेम कंडीशन कहलाती है। अगर हम दूसरी की बात करें, ऊर्ध्व गतिशीलता, जिसको हम उच्च गतिशीलता बोलते हैं, देखो इस गतिशीलता में जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में कौन से पद पर जाएगा? उच्च पद पर। कोष्टक में बंद कर लेना। उच्च पद पर चला जाए, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ट्रांसफर होकर मेरठ विश्वविद्यालय में कुलपति बन जाए। ये भी क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? एग्जाम्पल कुछ भी बना के दे देगा, आप आराम से लगा लेंगे। उसके बाद एक और जो आता है वो हमारा आता है अधोक्रम गतिशीलता। लिखिए, अधोक्रम गतिशीलता इस गतिशीलता में व्यक्ति किसी समाज के
जिस स्तर पर होता है वहां से नीचे की ओर निम्न पद पर आ जाता है। जैसे कि बात करें इसकी की जैसे जब किसी बिजनेसमैन व्यक्ति का बिजनेस में घाटा होने पर वह दिवालिया हो जाता। दिवालिया आप लोग जानते हैं क्या होता है दिवालिया? बताएं, हाथ तो कर दिया आप लोगों ने जी। क्या होता है? लॉस होना। लॉस होना दिवालिया जिसे कहते हैं। तीनों को आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग कभी बिजनेस करते हैं भाई? आप लोग ट्यूशन नहीं पढ़ाते? ट्यूशन कौन कौन पढ़ाता है? ये है, नोट डाउन कर लीजिए आप। वैसे आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा, और ये भी रहेगा कि कैसे पढ़ाते हैं। बस आपको समझना है कि क्षैतिज गतिशीलता क्या कहला रही है, ऊर्ध्व गतिशीलता क्या कहला रही है, और अधोक्रम गतिशीलता क्या कहलाती है। ये बस मैंने एग्जाम्पल आपको पढ़ाए, वो एग्जाम्पल अपना बना के देगा। अगर सेम स्टेज से हाई पे जा रहा है तो कौन सी कहलाएगी? भैया जहां थे वहीं फेंक के दूसरी जगह फेंक दें बस, और कछु ना। वो कौन सी हमारी? अरे साहब कछु मत पूछो, पिछली बार तो सीटेट में 120 नंबर आए, अब की बार 69 आए। वो कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? पिछली बार तो सर सीटेट में लग रहा था कि 95 आएंगे, 95 आ गए थे, लेकिन अब की बार क्या है कि हम थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं, तो 95 से खिसक कर कितने आ गए? क्या करें, कहां पे आ गए? पहले 95 आए थे, अब की बार 99 आए। कौन सी है? अरे साहब हमारा तो बस फिक्स है, पता ना ये पीछे पड़ेगा, 95 पहले और 95 अब की है। कौन सी है? कहते बस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? आगे चले। अब आप लिखिए गतिशीलता के आधार। आगे चले। गतिशीलता के आधार। इसको दो तरीके से आपको पढ़ाएंगे। वो पहले आपसे पूछे गतिशीलता के आधार को मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं। आधुनिक को हम वर्तमान बोल सकते हैं, आधुनिक को वर्तमान बोल सकते हैं, कंफर्म। एक जो हमारा होता प्राचीन काल होता है, और एक जो हमारा होता आधुनिक। समझना, जिसका दूसरा नाम मैं आपको क्या बता रहा हूं, सीटेट में एक नंबर देख के जाएगा आधुनिक शब्द। जब भी आधुनिक शब्द आपको दिखाई दे तो यह समझ लीजिए वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, और बाल केंद्र शिक्षा की बात हो रही है। समझने में क्या कह रहा हूं?
और वर्तमान में ये तीनों चीज तो चल रही है, समझ रहे? क्लियर है? अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो समाज को कितने भागों में बांटा गया था? थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो? मुझे इतना पता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको न पता, अभी पूछेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको न पता होगा प्राचीन काल में समाज कितने भागों में बटा हुआ था। हर किसी को पता है कितने भागों में बटा हुआ था। हाँ, कौन कौन सा? कौन कौन सा? हाँ हाँ, कौन से समाज में? प्राचीन काल में जो समाज हमारा बटा हुआ था वो कितने भागों में बटा हुआ था? पता सबको है, पता सबको, बस थोड़ा घुमा के पूछ ली तो सीक्रेट चाहता कि आपके दिमाग को मात दे दो, फिर बाद में आपसे आंसर की कहूँ और वो दू एक्सप्लेनेशन, और ये तो पढ़ाई जो कैसे गलत है। वैदिक काल, वैदिक काल का दूसरा नाम प्राचीन काल होता है। वैदिक काल में समाज भी तो बटा हुआ था। वैदिक काल पढ़ा है तो फिर कैसे याद नहीं आ रहा? अभी याद आ जाएगा। वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था? 4 में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, और लास्ट में था, सब ये तो पतो है, ये तो पतो है, पर तुम पूछो और तरीका तेरे, गलती हमारी है, तुम्हारी नहीं है, परेशान मत होइए, गलती हमारी है कि हम अपनी बात आप लोगों तक सरल भाषा में नहीं पहुंचा पाए। बात यहां पर है। अगर आपसे ये पूछे प्राचीन काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया तो आप बताएंगे 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और। अब ये अभी आपको पता है कि यहां पर इस वाले वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। यहां पर पूरा डिसाइड कर दिया गया था कि ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, क्षत्रिय का कार्य क्या, वो सब कार्य है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो शूद्र भी ये वाला कार्य कर ले रहा है, वैश्य वाला ये कार्य कर ले रहा है, वैश्य वाला ये कार्य कर रहा है, ये वाला ये कर ले रहा है, ये वाला ये कर ले रहा है, ये वाला ये कर ले रहा है, ये वाला भी ये कर रहा है और ये वाला भी ये कर रहा है। समझने? क्योंकि यहां पर गतिशीलता का मतलब आपके कर्म से है और यहां पर गतिशीलता का मतलब आपके धर्म से था। ये वाली बात आप जानते हैं। जब वैदिककालीन शिक्षा की जब हम बात करेंगे वहां पर संस्कार होता है तो सिर्फ वहां पर पढ़ने को शिक्षा किसको दी जाती है तो आपको पता है सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती है। और वहां पर ये वाली बात बोली गई सबके अपने अलग अलग कार्य हैं और ये परंपरा आज चली है और इसी पे घमासान युद्ध होता रहता है। अगर इसकी जगह हम थोड़ा सा अगर इसको देखें वर्तमान को, जो ये चीज है, अगर मान लीजिए अगर एक बच्चा कोई सा भी हो, अगर वो तकनीकी ज्ञान को इतना आगे ले जाता है तो क्या वो इसमें आने के लायक नहीं है? आने के लायक। अगर बेरोजगारी इतनी और अभी सफाई कर्मचारी की भर्ती चल रही है और ये व्यक्ति फॉर्म भर के इसमें सेलेक्टेड हो जाते तो क्या ये काम करने वाला नहीं है? मेरे गांव में, मैं जिस गांव में रहता हूं उसके पास के 2 गांव में जनरल कास्ट के स्वीपर की जो भर्ती निकली थी अगले साल उसमें काम कर रहे हैं। जब भी चेकिंग आती है तो अपने 1-2 दिन चले जाते, नहीं उन्होंने एक बंदा रख रखा है वो करता रहता, वो पीछे खड़े रहते हैं। क्योंकि वर्तमान कौन सा आधुनिक वर्तमान को देख के वो जीवन जीना होता है, वो हमारी गतिशीलता कहलाती है। और ये जो मैंने जितनी भी आपको गतिशीलता पढ़ाई है वो वर्तमान को ध्यान में रखी तो पढ़ाई है। अगर मैं आपसे यहां पर ये वाला, मैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करती हूं तो ये जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है वही काम करता है। तो ये अगर यहां पर आपसे ये पूछे कि प्राचीन काल में या गतिशीलता को कितने भागों में बांटा गया तो सिर्फ आपको ये वाली बात बतानी है कि कितने भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राचीन काल की बात करेगा तो आपको बता देना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अगर वर्तमान की बात करेगा तो आधुनिक यानी वैज्ञानिक, तकनीक और बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर। अब यहां पर यह समझना कि वर्तमान के आधार पर गतिशीलता को कौन कौन से आधार हो सकते हैं बता सकते हैं? पहला, शिक्षा के आधार पर बांट सकता हूं। शिक्षा के आधार पर आप जा सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने काउंटिंग की, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद अगर 1 साल 2 साल बाद आपने पीजी कर ली तो ग्रेजुएशन में काउंटिंग होगी आपकी पीजी वाले में, तो आप पीजी में चले हो सकता है। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग कर ली। अभी आपने देखा होगा मोस्टली जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं बीटेक और एमटेक आईआईटी वाले करते हैं। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा क्या नाम है उस लड़की का जो दिव्या तनवर के साथ में जो लड़की आईपीएस ऑफिसर बनी थी, उसने एमबीबीएस की थी। पहले उसकी काउंटिंग डॉक्टरी में हो रही थी लेकिन आज उसकी काउंटिंग यूपीएससी में आईपीएस के तौर पे हो रही है। गतिशीलता कुछ भी हो सकता है। कौन सा है हमारा? अगर ऑल ओवर मैं आपसे ये वाली बात बोलूंगा, किस आधार पर गतिशीलता को नहीं बांटा जा सकता? किस आधार पर नहीं बांटा जा सकता गतिशीलता को? ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर गतिशीलता हो ही नहीं सकती? वंशानुक्रम। ऐसे देखते हो जैसे कि मैंने आपसे पूछ क्या लिया
जबकि समाज का जब भी मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, इस वाले को आप ढंग से रट लो। किस आधार पर नहीं बांट सकते? बाकी ऐसा आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा हो कि सर इससे आधार पर नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूंगा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर सुना आप लोगों ने? कुशीनगर में विश्व की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। ट्रांसजेंडर मैच हो रहे हैं आप, समझ रहे हैं? मैच हो रहे हैं आप, समझ रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूं। ट्रांसजेंडर समझ रहे हैं आप? ट्रांसजेंडर आप बोलिए यस ना, तो फिर मैं बताता हूं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है मेल को फीमेल में बदलना, फीमेल को मेल में बदलना। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है यूपी टेट में। विश्व की पहली ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है? यूपी के कुशीनगर जिले में। किसमें? कुशीनगर में। ध्यान रखना 70% अब जो सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेंडर हो रहा है वो विदेशी लोगों का होता है। जब आप सुपर टेट देंगे तो ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो लिंग के आधार पर हम गतिशीलता कर सकते हैं? बोलिए, लिंग के आधार पर। लिंग कितने प्रकार का होता है? अगर मैं दो तरीके से पूछ रहा हूं, अगर मुख्य रूप से लिंग कितने प्रकार का होता है और मुख्य शब्द है तो कितने प्रकार का है? और पिछले सीटेट में एक क्वेश्चन यह पूछा गया है कि उभयमुखी किसे बोलते हैं? उभयमुखी जो लिंग होते हैं उनको क्या, किसको कहा जाता है? उभय लिंग जो उभयमुखी जो होते हैं या उभय लिंगी जो होते हैं, पिछले सीटेट में या उससे पिछले वाले में पूछा गया है। उभय बस ये बोल देगा उभय। मैं तो लिंग यहां पर लिख रहा हूं, मैं अगर ये ऐसे चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उभयमुखी व्यक्तित्व। या तो वो ऐसे पूछेगा, समझना, या फिर आपसे ये पूछेगा उभय। बस सीटेट में क्वेश्चन छोटा होता, आंसर बहुत सारे बड़े। किसे कहते हो उभयलिंगी? कौन से दोनों? हाँ, जिसमें स्त्री और पुरुष के समन्वित गुण पाए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? तो क्या लिंग के आधार पर गतिशीलता हो सकती है? बोल तो ऐसे नहीं जैसे क्या होने वाला है। एज के आधार पर हो सकती है, हो सकती है। बस पहले रटा दिया कि वंशानुक्रम को छोड़कर सबका चू ऐसा है, लेकिन ना फिर वो डर लग रहा है। क्या करे मैडम? व्यवसाय के आधार पर हो सकती है? हाँ, अब तो यस बोलोगे ना। अभी मैंने पूछ लिया कैसे हो सकती है, फिर बंद समाज आ जाएगा कि ना हम पहले ही ठीक है, हम ना कुछ कर रहे। व्यवसाय समाज के आधार पर हो सकती है, अभी पूछूंगा जितना आप बोल रहे हैं। समुदाय के आधार पर लिख लेना, न समझ में वातावरण के आधार पर, न समझ में आप मुझसे पूछ लेना। परिवार के आधार पर मैंने लिख दिया आदि। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सिर्फ वंशानुक्रम को छोड़ के जिसके आधार पर आपको एक समाज से दूसरे समाज में नहीं पहुंचाया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि मृत समाज में पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक खान सर का नाम सुना है? खान सर का एक स्टेटमेंट मैं बहुत याद रखता हूं कि जरूरी ये नहीं कि कफन सफेद रंग का हो, बहुत सी लड़कियों को लाल कफन के जोड़े में भी दफन होते हुए देखा है। मान लीजिए आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी शादी हो जाए, या आपकी मर्जी के खिलाफ आपको लड़का पसंद है उसमें शादी हो जाए, तो आप एक तरह से उस स्तर में पहुंच जाएंगे जहां पर बिल्कुल भी आपका वो नहीं है। आपने सोचा कुछ और था कि जाएंगे किसमें, इसमें, लेकिन आ किसमें गए, इसमें गए। तो ये भी बहुत सारे ऐसे समाज है, ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं है जिस आधार पर। कभी कभी कैसा होता है कि मान लीजिए कुछ लड़के नसीब वाले भी होते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं, उससे बेटर आपको परिवार मिल जाता है, लेकिन वो आपके हाथ में होता है। सबसे बड़ी बात आपके हाथ में होती है। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे, लिखाएं, लिख लिया, लिख लिया, लिखो। वंशानुक्रम के आधार पर गतिशीलता नहीं हो सकती है। गतिशीलता नहीं हो सकती है। वंशानुक्रम आप लोग जानते हैं, दो चीज पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, समझना। अभी यहां पर मैंने वंशानुक्रम लिखा है, एक वंशानुक्रम का दूसरा नाम आनुवंशिकता हो सकता है। आनुवंशिकता बताएं, लॉक कर दें?
एक होती है हमारी आनुवंशिकी, दोनों सेम है अलग अलग है। सी टेट में क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, पूछेगा आनुवंशिकी का, आपसे ऑप्शन लगवाएगा आनुवंशिकता है वंशानुक्रम, बात एक ही है, पर मैंने दोनों डिफरेंट लिखे हुए, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता सेम है, लेकिन दूसरा जो मैंने शब्द लिखा वो क्या लिखा, आनुवंशिकी। क्या ये भी सेम है? अगर सेम नहीं है तो फिर किसे कहते हैं आनुवंशिकी? इसको छोड़ो, पहले ये बताओ वंशानुक्रम किसे कहते हैं? हाँ पहले लिख लो आप। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आनुवंशिकता? ये तो है, गुण संतानों में जाते हैं, माता पिता से गुण जो संतानों पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। लास्ट पीढ़ी कौन सी होती है जहां से गुणसूत्र आते हैं? बता चुका हूं जब मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था, बता चुका हूं। लास्ट पीढ़ी कौन सी होती है? कौन सी लास्ट पीढ़ी होती है जहां से वंशानुक्रम गुणसूत्र आता है? हाँ कौन सी होती है? लिख लिया? चलो ये ना छूटे, बल ये सही है। देखो समझना थोड़ा दोनों को। मान लीजिए आनुवंशिकता वंशानुक्रम क्या होता है? माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लेकिन माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन गुणों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हां, अगर ये वाला शब्द आता है तो राइट आंसर क्या लगाना है, अगर ये नहीं आ रहा तो राइट आंसर क्या लगाना है? अब हम करते क्या है, माता पिता से विगुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, लगा वंशानुक्रम। अरे पीछे भी देख लोगों, कारणों का अध्ययन पूछ रहा है, एक ऑप्शन में और एक दावत में, जल्दबाजी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। माता पिता से विगुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, अच्छा लगा वंशानुक्रम, लेकिन वो बाद में उसने क्या बोला, कारणों का अध्ययन। हाँ टिक कर लिया, एक नंबर सही है, आंसर किया ही। अरे गड़बड़ हो गया। माता पिता से विगुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो हमारा वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है, लेकिन उन गुणों के कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा आनुवंशिकी कहलाता है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, डायग्राम बना दें यहां पर, थोड़ा सा बना देने, कोई बात नहीं, आपके लिए फायदा भी रहेगा। अच्छा आपसे ये वाली बात यहां पर पूछिए कि जो लास्ट जो अंतिम गुणसूत्र होता है, जो अंतिम गुणसूत्र होता है वो कहां तक का आता है? कहां तक का आता है जी मैडम? कहां तक का आता है अंतिम गुणसूत्र? जी सर, कहां तक का आता है अंतिम गुणसूत्र जो होता है? बच्चे का जब जन्म होगा तो उसकी जो बच्चे का विकास जो हमारा होता है, शरीर बनता है, उसका मुख्य आधार जो है वो हमारा क्या है? गुणसूत्र के आधार। बच्चे की उत्पत्ति मुख्य कारण से होती है, लेकिन जो गुणसूत्र होते हैं कुल कितने होते हैं? लॉक कर दें? 46 होते हैं, लॉक कर दें? हाँ 46 होते हैं, डर क्यों रहे हो? अगर आपसे ये वाली बात बोले कि गुणसूत्र है कितने, तो आपको कितने बताने हैं? 46 कुल। अगर जोड़े की बात करें तो आपको ये वाली बात बता देना है, थोड़े डरिए मत। लेकिन अंतिम जो गुणसूत्र आता है वो नाना और नानी का आता है। किसका आता है? नाना नानी का आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे मानव विकास की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, मानव विकास की उत्पत्ति का मुख्य कारण, मानव विकास की, बीएससी किया है ना? सच में बीएससी किया? मानव विकास की उत्पत्ति का मुख्य कारण, और किसने बीएससी किया? हाँ, मानव विकास की उत्पत्ति का मुख्य कारण, मानव बीएससी किया, बीकॉम बीए, मानव विकास की उत्पत्ति का मुख्य कारण। हाँ, अरे गुणसूत्र अभी जस्ट एक सेकंड पहले बताया है, मैं बस थोड़ा शब्दों को घुमा के पूछ रहा हूं सीटेट के अकॉर्डिंग। अरे गुणसूत्र से ही तो बच्चे का निर्माण होता है, 23 जोड़े होते हैं, एक्स एक्स माता में पाए जाते हैं, एक्स वाई पिता में पाए जाते हैं, उनसे मिलकर ही तो मानव विकास की उत्पत्ति होती है। और उसमें लास्ट में जो गुणसूत्र है कौन सा रहा? नाना। और अगर आपसे पूछे कि जो कारणों का हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते वो क्या कहलाते हमारा? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। लेकिन अगर यहां पर वंशानुक्रम बोले तो सेम ही है, लेकिन ये जो पूछे तो आपको अलग बताना है। क्लियर है? अब 3 चीज और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा यहां पर पूछ ले रहा हूं। एक होती है कोशिका, जो मैं अभी आपको बताऊंगा,
एक होता है जीन्स और एक होता है गुणसूत्र। तीनों डिफरेंट है या एक ही है? अलग अलग है। थोड़ा बीएससी वाले ध्यान देंगे आप इधर। एक होता है फिनोटाइप्स, पढ़े आप लोगों ने फिनोटाइप्स? हाँ बोलेंगे तो बताएंगे, ना बोलेंगे तो नहीं बता पूछेंगे। अगर आप लोग ये बोल दो कि हमने ना पढ़े तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिनोटाइप्स पढ़े हैं? फिनोटाइप जीनोटाइप्स मैंने दो आसार बताया, आप मना कर दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। अगर हाँ बोले कहां पढ़े तो फिर बताएंगे। हाँ क्या किया? पीसीएम से किया? हाँ हाँ बायो से नहीं किया। हम अपनी क्लास में जो लोग बीटीसी करते हैं उनसे ये कहलवा देते कि हम बीएड करके आए साहब, हम बीटीसी ना करके आए। ध्यान रखिए, देखो समझिए थोड़ा इनको, ये सीटेट का माना हुआ पार्ट होता है। जो मैंने आपको ऑफर दिया था ना, वो उस ऑफर में खुश है का ना अमन ना पड़ो साहब, ठीक है। देखो मैं आपको ये वाली बात समझना, मैं अभी लिखूंगा नहीं, मैं चूंकि इसका टॉपिक अलग होता है। जो मैंने यहां पर बताया, मानव विकास की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? इसी से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। मान लीजिए आप लोगों में गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आप लोगों को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, या आप इंटेलिजेंट ज्यादा, या आपका बात करने का तरीका आपके पापा या मम्मी की तरह है, वो किसके कारण होता है? अब गुणसूत्र जो होते हैं, मान लीजिए आपका रंग गोरा ज्यादा है, आपकी हाइट ज्यादा है, या आप अपने मम्मी पापा की तरह लगते हैं, या आपकी छवि बिल्कुल थोड़ी बहुत आपके बाबा नाना नानी से मिलती है, उसका मुख्य कारण क्या है? अब यहां पर मैंने आपको जो बताया, अगर आपसे मैं ये वाली बात बोलूं कि व्यक्ति की जो योग्यता निर्धारित होती है, उसका मुख्य कारण क्या हो सके? योग्यता, योग्यता जीन्स है। कुछ लोग अपने गुस्सा को कंट्रोल करेंगे तो बुद्धि के आधार पर तो कंट्रोल करेंगे। हमारे शरीर का निर्माण सिर्फ किसके हो रहा है, लेकिन उसको मॉडिफाई करना, विकसित करना, अपनी बुद्धि को आगे ले जाना, वो उसका किसका मुख्य कारण है? और छोटे छोटे सेल जो मिलकर उसका निर्माण करते हैं। अब देखो गुणसूत्र दो प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, जो इनको समझेंगे। देखो ये समझना, ये माता पिता है और ये क्या हमारी संतान है। ये माता पिता है और ये क्या हमारी संतान है। समझना मैं क्या बता रहा हूं। माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित तो होते हैं, लेकिन दिखाई और प्रदर्शित भी देते हैं। मत लीजिए माता पिता से गुण, मान लीजिए एक माता पिता की जो कलर है उनका दोनों का वो थोड़ा सा फेयर है या ज्यादा फेयर है, बिल्कुल होने वाली संतान फेयर होगी, बिल्कुल गोरी होगी, तो वो कौन सा है? लेकिन माता पिता से जो संतान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित तो होते लेकिन दिखाई नहीं देते। कहते ना बिल्कुल इसका बात करने का तरीका दादी पे गया है, जैसे इसकी दादी चुगली करती थी ऐसे ये चुगली करती है। ये तो तब पता चलेगा ना जब ये चुगली करेगी। कभी कभी आपने देखा है ना कि देखो बिल्कुल इसका लड़ाई करने का भी तरीका बिल्कुल मम्मी पे गया है। ऐसे गुण जो दिखाई ना दे, प्रदर्शित ना हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? और ऐसे जो दिखाई भी दे रहे, शरीर का रंग, आंखों का रंग, जैसे कभी कभी मम्मी पापा या नाना नानी की आंखें थोड़ी सी कंजी सी होती हैं, और वो हमें दिखाई भी दे रही हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? दो तरीके समझना। ऐसे गुण जो मिले मम्मी पापा से लेकिन दिखाई भी दे रहे हैं, वो कौन सा है? और जो मिले तो है लेकिन दिखाई, वो कौन सा हमारा? वो सब हम इनको बताएंगे। ये तीनों समझ में आ गया? ये तीनों समझ में आ गया दोनों? ये पूरा समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। राहुल, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया समाज वाला, बंद कर दीजिए।